हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शनल को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं और हमने शुरुआत की है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से। आज का हमारा टॉपिक जैनिज्म है। इसमें हम प्रीलिम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, आपके ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से भी जैनिज्म के पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक प्रोफाइल देखते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक प्रोफाइल ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म का मतलब होता है जीना का पाथ। जीना का मीनिंग है कॉन्क्वेरर। जीना एक वर्ड है जिसका मतलब है कॉन्क्वेरर। कॉन्क्वेरर ऑफ, जिसने, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पैशन, डिजायर्स और कार्मिक बॉन्डेज को कॉन्कर कर लिया है, उसे जीना बोला जाता है। यहाँ पे जो मंक्स होते हैं, जैनिज्म में जो मंक्स होते हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन मंक्स को निर्ग्रंथ कहा गया है, मतलब विदाउट बॉन्ड्स, बिकॉज दे ट्राइड टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम अ वर्ल्डली अटैचमेंट। इसलिए उनको निर्ग्रंथ कहा गया है, फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स। ठीक है। फर्स्ट तीर्थंकर जो थे वो ऋषभनाथ या ऋषभ देवा के नाम से जाने जाते हैं। उनको जैन ट्रेडिशन का फर्स्ट तीर्थंकर माना जाता है और उनका एक नाम आदिनाथ भी है। उनको दूसरे नाम आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये हम कुछ कॉमन फैक्ट्स देख रहे हैं इसके बारे में, इसके बाद में कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो आदिनाथ थे। इनको ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है और ऋषभनाथ थे, इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो दो नाम है, आपको कोई भी याद है। ठीक है, फिर जो 24th तीर्थंकर थे वो थे हमारे वर्धमान महावीरा। 24th और लास्ट तीर्थंकर थे और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल टीचर माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर माने जाते हैं महावीरा। ठीक है, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है पहले तो? तीर्थंकर का लिटरल सेंस है अफोर्ड मेकर। जैसे कोई रिवर क्रॉस करने के लिए पैसेज बनाता है, वैसे ही तीर्थंकर जो है वो स्पिरिचुअल लिबरेशन का पाथ दिखाते हैं। ही इज द लिबरेशन गाइड। हु इज ही इज द लिबरेशन गाइड। लिबरेशन गाइड। ठीक है, ये हमने समझ लिया। ओके, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। उससे पहले कंटेम्परेरी टाइम में देख लेते हैं। ये हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी देखा है, फैक्टर्स फॉर द राइज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन इन 6th सेंचुरी बीसी। इसमें क्या है? जैनिज़्म इमर्ज्ड इन द वाइडर श्रमण ट्रेडिशन। बहुत सारे श्रमण ट्रेडिशन निकले थे, उसमें जैनिज़्म वाज़ वन ऑफ इट। इसके साथ में हमको बुद्धिज़्म और हेटेरोडॉक्स जो मूवमेंट है, वो भी देखने को मिलते हैं। ठीक है? ये वैदिक रिचुअलिज़्म को क्वेश्चन कर रहे थे, ब्राह्मणिकल सोशल हायरार्की को क्वेश्चन कर रहे थे, सोशल प्रैक्टिसेज़ जो सैक्रिफिशियल प्रैक्टिसेज़ हो रहे हैं उनको क्वेश्चन कर रहे थे। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है? अर्बनाइज़ेशन भी इसका एक कारण था। ठीक है? और एथिक्स भी ऑफ कोर्स इसका एक फैक्टर हमको देखने को मिलता है। अब थोड़ा-सा समझते हैं। ओके। यस, तो जैनिज़्म में महावीरा को जैनिज़्म का एब्सोल्यूट क्रिएटर नहीं माना जाता। कैसे? क्योंकि जैन बिलीफ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स जो है वो इटर्नल है, इसलिए जैनिज़्म किसी एक क्रिएटर गॉड के थ्रू रिलिजन की बिगिनिंग नहीं बताता। महावीर का रोल था पुराने जैन ट्रेडिशन को रिवाइव, ऑर्गेनाइज़ और प्रोपेगेट करना। इसलिए ऋषभनाथ जो कि फर्स्ट तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ जो कि 23rd तीर्थंकर थे और महावीर जो कि 24th तीर्थंकर थे, ये सब स्पिरिचुअल गाइड बने। भगवान या क्रिएटर का कोई कॉन्सेप्ट हमको जैनिज़्म में देखने को नहीं मिलता। ठीक है? ये आप समझ लीजिए, ये आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में भी आपके लिए एक पॉइंट बन सकता है। दे वर जस्ट द लिबरेशन गाइड, है ना? दे वर जस्ट द स्पिरिचुअल गाइड। देयर इज़ नो कांसेप्ट ऑफ क्रिएटर गॉड इन जैनिज़्म। ठीक है? महावीर, वर्धमान महावीर की लाइफ के बारे में थोड़ा-सा समझते हैं। महावीरा का बर्थ जो है वो कोंडाग्राम में हुआ था, जो वैशाली के नियर प्रेज़ेंट डे बिहार में आइडेंटिफ़ाई किया जाता है। ट्रेडिशनल क्रोनोलॉजी की बात करें तो 540 बीसी में इनका जो है वो बर्थ देखा जाता है। थोड़ा डिबेट भी है, कई 540 बोलते हैं, कई हमको थोड़ा-सा डिफरेंस देखने को मिलता है, बट ठीक है, चलो 540 सी ही हम समझते हैं। मोस्टली हिस्टोरियंस एग्री करते हैं। ठीक है? एंड 468 में ही डाइड एट द एज ऑफ 72। ठीक है? इनके फादर का नाम जो है वो सिद्धार्थ था, जो कि जनात्रिका क्लैन के चीफ हुआ करते थे। त्रिशला इनकी मदर का नाम था, जो कि लिच्छवी लिनिएज से आती थी, लिच्छवी प्रिंसेस थी। ठीक है? उनकी जो फैमिली है, उनका रूलिंग जो हाउस है, वो मगध, उनके मगध से भी रिलेशन थे, अंगा से भी रिलेशन थे, विदेहा से भी रिलेशन थे। ये महाजनपदास थे, हम पढ़ के आए हैं। ठीक है? महावीरा ने क्या किया, 30 इयर्स की एज में व्हेन ही वाज़ 30, उन्होंने वर्ल्डली लाइफ को त्याग दिया।
ठीक है? उन्होंने एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो प्रैक्टिस किया। एस्केटिज़्म इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एस्केटिज़्म। एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी जो है इन्होंने फ़ॉलो की। ट्रेडिशनल जैन अकाउंट्स में उन्होंने इवेंचुअली गारमेंट्स भी डिस्कार्ड कर दिए थे। दिगंबरा आइडल हमको देखने को मिलता है, उन्होंने गारमेंट्स भी डिस्कार्ड कर दिए थे, ठीक है? और वो 12 साल तक उन्होंने वैंडरिंग की, सीवियर ऑस्टेरिटी की 12 साल तक। इनका जो है मक्खली गोसाला से भी एसोसिएशन हमको देखने को मिलता है, हू वाज़ द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। लेकिन ड्यू टू सम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ही पार्टेड वेज़, है ना? तो कुछ 5-6 साल तक ये उनके साथ में भी देखने को मिलते हैं, है ना? 12 साल के घूमने के बाद में और बहुत कड़ी तपस्या करने के बाद में एट द एज ऑफ 42 इनका एनलाइटनमेंट हुआ, मतलब इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, है ना? इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई एट द एज ऑफ 42। कैवल्य के बाद उन्हें जीना या महावीरा कहा गया, कॉन्क्वेरर, है ना? जिन्होंने अपने पैशन, डिज़ायर इन सब पे जो है कॉन्कर कर लिया है, तो इसलिए इनको महावीरा या जीना कहा गया, ठीक है? एनलाइटनमेंट के बाद में ये 30 साल तक जो है अपनी डॉक्ट्रिन को प्रोपेगेट करते गए इन द नियर बाय एरियाज़ लाइक कोसाला, मगध, मिथिला, चंपा एक्सेट्रा, वहाँ पे ट्रैवल करते रहे और अपना जो आइडिया है, अपनी जो आइडियोलॉजी है, उसको प्रोपेगेट करते रहे अगले 30 साल तक। And at the age of 72 in 468 BCE, he died in पावापुरी बिहार। ये हमको देखने को मिलता है, he died in पावापुरी बिहार, और इस प्रोसेस को हम निर्वाणा बोलते हैं, ठीक है? जो पावापुरी है वो मॉडर्न राजगिर या नालंदा रीजन के पास में हमको देखने को मिलती है। ओके, दिस वाज अबाउट महावीरा। अब थोड़ा-सा समझते हैं, महावीरा की स्टोरी को जो है इस तरीके से देखो, रॉयल बैकग्राउंड हुआ करता था। इन्होंने वर्ल्डली लाइफ़ त्याग दी, 12 साल तक इन्होंने तपस्या की, फिर इनको कैवल्य मिला, है ना? फिर ये तीर्थंकर बन गए, है ना? गाइड बन गए, स्पिरिचुअल गाइड बन गए। 30 साल तक ये वैंडर करते रहे, प्रोपेगेट करते रहे एंड पावापुरी में ही डाइड। ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है? अब इनको ये कुछ क्रोनोलॉजी आप देख सकते हैं। ये कीवर्ड्स भी आपके हैं, रिनंसिएशन, वैंडरिंग, कैवल्य, तीर्थंकर, प्रीचिंग, निर्वाण एंड लेगेसी, ठीक है? ये हम देख सकते हैं। ओके, अब जैनिज़्म का कोर प्रॉब्लम क्या देखने को मिलता है? उससे पहले थोड़ा-सा देख लेते हैं कि इनको निगंध नाथ पुत्ता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? निगंध नाथ पुत्ता। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है। इनको निगंध नाथ पुत्ता। इसका मतलब क्या चीज़ है ये? तो महावीरा को, जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उसमें महावीरा को निगंधनाथपुत्ता कहा गया है ना? और जीना को वो लोग निगंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीना को निगंध बोलते हैं, है ना? तो ये हमको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इनका नाम देखने को मिलता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में महावीरा का नाम हमको निगंधनाथपुत्ता देखने को मिलता है, ठीक है? ये हमने देखा। अब व्हाई डिड जैनिज़्म इमर्ज? जैनिज़्म इमर्ज क्यों हुआ? तो वही रीज़न है जो हमने पिछले उसमें देखा था कि क्योंकि बाकी सारे भी श्रमणा ट्रेडिशन उस टाइम देखने को मिलते हैं हमने, और हमने एक लेक्चर पहले से किया हुआ है, द इमर्जेंस और द फैक्टर्स दैट लेड टू राइज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन इन द 6th सेंचुरी बीसी। ये उसी का पार्ट है, पर एक बारी फिर भी देख लेते हैं। रिचुअलिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, है ना? इलैबोरेट सैक्रिफाइसेस वगैरह किए जा रहे थे। ब्राह्मणिज़्म वाज़ अ प्रॉब्लम, सोशल हायरार्की जो है वो बर्थ से लिंक्ड कर दी गई थी। अर्बनाइज़ेशन प्रॉब्लम था, नई क्लासेस जो हैं, नई क्लास ऑफ पीपल निकल के आ रहे हैं, तो उन्हें भी सोसाइटी में अपनी एक जो है जगह चाहिए। कमर्शियलाइज़ेशन बढ़ रहा है, मर्केंटाइल ग्रुप्स जो हैं, वेश्याज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, दे ऑल्सो नीड रिस्पेक्ट एंड स्ट्रेंथ एट दिस टाइम, ठीक है? एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस वगैरह हो रहे थे और एग्रीकल्चर में बुल्स वगैरह की ज़रूरत होती थी, है ना? तो एग्रीकल्चर वाज़ ऑल्सो अ रीज़न, ऊपर से एक्सपैंड भी करना था, ठीक है? श्रमणा ट्रेडिशन, बाकी भी श्रमणा ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं एंड जैनिज़्म वाज़ पार्ट ऑफ इट, ठीक है? कर्म, है ना? एक्जिस्टिंग डिबेट्स थे रीबर्थ और एक्शन के ऊपर में, तो पहले से सोसाइटी ने जस्ट सोचना शुरू कर दिया है ना? क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। और स्पिरिचुअलिज़्म ऑफ कोर्स, है ना? कि भगवान को रिचुअल के बाहर भी हम किसी तरीके से भगवान को पा सकते हैं क्या? ये भी क्वेश्चन उठ रहा है। और डिससैटिस्फैक्शन था रिजिड हायरार्की को लेके सोसाइटी में, है ना? जो कि ब्राह्मणिज़्म के चलते हमको देखने को मिलता है। तो दीज़ वर द रीज़न जिसकी वजह से हमको वी ऑल्सो सी राइज़ ऑफ जैनिज़्म, राइज़ ऑफ बुद्धिज़्म, है ना? एंड अदर श्रमणिक ट्रेडिशन इन 6th सेंचुरी बीसी।
क्या बोला, क्या-क्या पॉइंट्स है, क्या-क्या कीवर्ड्स याद कर सकते हैं, रिचुअलिज़्म, ब्राह्मणिज़्म, अर्बनाइज़ेशन, है ना? कमर्शियलाइज़ेशन, उसके चलते एग्रीकल्चर एंड श्रमणा, कर्मा, स्पिरिचुअलिज़्म एंड सोशल फैक्टर्स वर आल्सो देयर। ठीक है? अब त्रिरत्ना के बारे में बात करते हैं, जैनिज़्म के त्रिरत्ना के बारे में बात करते हैं। तो जैनिज़्म के अकॉर्डिंग लिबरेशन का पाथ 3 एसेंशियल कंपोनेंट है। फर्स्ट इज़ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरिता, ये तीनों हैं, ठीक है? इनके अगर ये आपने कर लिया तो फिर आपको ये मिल जाएगा और गोल यही है पाना, ठीक है? तो ये फर्स्ट जो 3 हैं, ये त्रिरत्न इनको हम बोलते हैं। सम्यक दर्शन मतलब आपका फेथ सही होना चाहिए। सम्यक ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि आपके पास राइट नॉलेज होनी चाहिए एंड सम्यक चरिता मतलब राइट कंडक्ट होना चाहिए। अब एक-एक करके तीनों को समझते हैं, ठीक है? जैन टीचिंग और स्पिरिचुअल ट्रूथ में करेक्ट फेथ या कन्विक्शन इज़ सम्यक दर्शन और ये आज भी रेलेवेंट है। कैसे रेलेवेंट है? आप कैसे एक्शंस कर रहे हैं, है ना? आपकी कैसी सोच है, ये आपके फेथ पे डिपेंड करती है। तो योर फेथ गाइड्स योर नॉलेज एंड योर कंडक्ट। आपकी किस तरीके की सोच है ना? आपकी सोच में क्लैरिटी है कि नहीं है? आपके फेथ में क्लैरिटी है कि नहीं है ना? आपका फेथ किस तरीके का है? आप पॉज़िटिव सोचते हो कि आप नेगेटिव सोचते हो? एंड आप कितना बड़ा पर्सपेक्टिव रखते हो? तो योर फेथ इज़ द फर्स्ट थिंग दैट गाइड्स योर लाइफ। तो फर्स्ट इज़ सम्यक दर्शन, आपका दर्शन साफ होना चाहिए, आपका दर्शन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ सम्यक ज्ञान, ठीक है? सम्यक ज्ञान मतलब राइट नॉलेज। आपके पास अगर राइट नॉलेज है व्हिच इज़ गाइडेड बाय राइट फेथ, तो आप एथिकल काम करोगे। ऑल्सो आपका जो फेथ है वो एथिकल भी होना चाहिए। ठीक है? तो अगर आपका फेथ सही है तो आप सही नॉलेज होगी आपके पास में। अगर मॉडर्न डे रेलेवेंस भी देखें तो आपके पास अगर राइट नॉलेज है, तो यू विल बी एबल टू मेक डिसीजंस फार मोर बेटर। यू विल बी एबल टू हैव एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, है ना? आप ज़्यादा एक्यूरेटली चीज़ों को जो है डिसाइड कर पाओगे। आप ज़्यादा एक्यूरेटली चीज़ों को एनालाइज़ कर पाओगे और अपने लिए एक कम रिस्की जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकोगे, ज़्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन जो चूज़ कर सकोगे। रिस्क अवॉइडेंस आपका बढ़ेगा, तो ये भी मेंस कीवर्ड्स में आप यूज़ कर सकते हैं। आपका रिस्क अवॉइडेंस बढ़ेगा, देयर वुड बी फास्टर डिसीजन मेकिंग। एट द वेरी सेम टाइम आप ज़्यादा एक्यूरेट फैक्ट्स और उन सब की वजह से आप अपना जो भी इश्यू है, उसको एनालाइज़ कर पाओगे एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम एज़ सून एज़ पॉसिबल जितना आपके पास में नॉलेज प्रेज़ेंट है। तो ये प्रेज़ेंट डे रेलेवेंस इसका भी देखने को मिलता है और अगर आपकी नॉलेज सही है, तो आप कंडक्ट भी अच्छा करोगे, आप राइट एथिकल कंडक्ट करोगे, लेस रिस्की कंडक्ट करोगे, तो इसका भी प्रेज़ेंट डे रेलेवेंस देखने को मिलता है ना? ठीक है? तो ये हमने देखा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरिता, राइट फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट और इसका मॉडर्न डे रेलेवेंस भी हमारे पास में देखने को मिलता है। ठीक है? ये हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। ये पंच महाव्रता ये क्या है? 5 ग्रेट वॉव्स इनको बोलते हैं 5 ग्रेट वॉव्स, पंच महाव्रता। ये प्राइमरीली मंक्स या एस्केटिक के लिए स्ट्रिक्ट वॉव्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है? जैसे फर्स्ट इज़ अहिंसा, ये 5 मैं नाम बता देती हूँ। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपारिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस, किसी लिविंग बीइंग को हार्म नहीं करना है। ठीक है? नॉन वायलेंस, इसका हमने गांधी जी के जो सत्याग्रह है उसमें रेलेवेंस देखा, ठीक है? अभी हमने जंतर-मंतर के प्रोटेस्ट में भी स्टूडेंट्स की तरफ से जो है नॉन वायलेंस देखा और थोड़ा वैसे भी अदरवाइज़ भी देखा चलो, ठीक है कोई बात नहीं बट मोस्टली नॉन वायलेंस वाज़ प्रोपेगेटेड, ठीक है? सत्य यानी ट्रूथ, फ़ॉल्सहुड जो है उसको उससे दूर रहना है, झूठ नहीं बोलना है। ये जो है स्ट्रिक्ट वो था कि आपको सत्य बोलना है, ठीक है? ट्रुथ बोलना है। फिर थर्ड इज़ अस्त्य यानी कि नॉन स्टीलिंग, जो आपका नहीं है उसको आपको नहीं पोसेस करना है ना? समथिंग दैट नॉट बिलॉन्ग्स टू यू, जो आपको नहीं दिया गया है या फिर आपका है नहीं, है ना? उसे नहीं लेना है, ठीक है? अपारिग्रह का मतलब होता है नॉन पोसेशन, मटेरियल पोसेशन और अटैचमेंट को कंट्रोल करना। आपको वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं करना है, आपको किसी भी चीज़ का एक्यूमुलेशन नहीं चाहिए, कोई मटेरियल पोसेशन या मटेरियलिस्टिक मोटिवेशन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, इसको बोलते हैं अपारिग्रह, ठीक है? जैसे लोग बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागते हैं, बहुत ज़्यादा किसी और चीज़ के पीछे भागते हैं, तो अपने आप को मटेरियलिज़्म से दूर रखना है एंड लास्ट वन इज़ ब्रह्मचर्य व्हिच इज़ सेलिबेसी, ठीक है? जो ब्रह्मचर्य वाला हमको देखने को मिलता है वाव, वो हमारा महावीरा ने जो है ऐड किया था और उससे पहले तीर्थंकरा जो है वो ऐड करके गए थे। तो ये जो लास्ट वाला है ये महावीरा ने ऐड किया है, 5th वाव, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा क्या है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह एंड हमको ब्रह्मचर्य देखने को मिलता है। ठीक है? अब नेक्स्ट है महाव्रता और अनुव्रता में क्या फ़र्क होता है? महाव्रता, महाव्रता स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट वाउज़ फ़ॉलो करते हैं, है ना? अनुव्रता थोड़े माइल्डर देखने को मिलते हैं हमको। महाव्रता में कंप्लीट रेनंसिएशन करना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। व्हेयरएज़ जो अनुव्रता है वो हाउस होल्डर्स वगैरह फ़ॉलो कर सकते हैं, है ना? हाउस होल्डर्स वगैरह फ़ॉलो कर सकते हैं और वर्ल्डली लाइफ़ में रहते हुए भी जो है इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, ठीक है? महाव्रता में बिल्कुल एस्केटिक लाइफ़ जीनी पड़ती है, बिल्कुल मॉन्क वाली लाइफ़ जीनी पड़ती है और अनुव्रता में जो कॉमन हाउस होल्डर्स है, वो ले पर्सन है, वो भी फ़ॉलो कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? हाउस होल्डर्स, एग्रीकल्चरल, बिज़नेस, फैमिली वगैरह ये सब लोग बहुत सारे इन्वॉल्व्ड थे इन सब एक्टिविटीज़ में। उनसे मॉन्क लेवल एब्सोल्यूट नॉन पोसेशन या नॉन वायलेंस फॉलो करना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट था। उनसे नहीं करवाया जा सकता था। इसलिए जैनिज़्म ने ग्रेजुएटेड मोरालिटी दी। ग्रेजुएटेड मोरालिटी ये आप अपने मेंस के कीवर्ड में यूज़ कर सकते हैं ग्रेजुएट ओह! वेट अ सेकंड। इसको आप अपने मेंस के कीवर्ड में यूज़ कर सकते हैं ग्रेजुएटेड मोरालिटी। क्या बोलेंगे हम? ग्रेजुएटेड मोरालिटी, ठीक है? जो मंक्स थे उनके लिए महाव्रता रखा और जो हमको नॉर्मल ले पर्सन देखने को मिलते हैं उनके लिए हमने अनुव्रता रखा। उनको एब्सोल्यूट जो तरीके से है इसको फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल जस्ट गेट टू द नोट्स। या या वेयर डन। ठीक है, ओके। अब जैनिज़्म और वैदिक रिलिजन के बारे में थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। जैनिज़्म और वैदिक रिलिजन में क्या खींचतान हमको देखने को मिलती है, ठीक है? क्या खींचतान देखने को मिलती है? तो वैदिक अथॉरिटी जो है, उसको जैनिज़्म ने रिजेक्ट किया, है ना? जैनिज़्म ने रिजेक्ट किया वेदास एज़ अल्टीमेट अथॉरिटी। तो एंटी वैदिक अथॉरिटी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। जैनिज़्म ऑल्सो दे डिड नॉट एक्सेप्ट क्रिएटर गॉड। कि एक यूनिवर्स है, उसको एक क्रिएटर ने बनाया है, उन्होंने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया। रिचुअलिज़्म को भी नहीं, एलाबोरेट जो वैदिक रिचुअल्स थे, उनको भी इन लोगों ने जो है रिजेक्ट किया, हमको देखने को मिलता है। ठीक है? वर्ना सिस्टम, बर्थ बेस्ड जो सुपीरियॉरिटी थी, उसको भी चैलेंज किया। तो एक एगैलिटेरियन रिलिजन हमको जैनिज़्म देखने को मिलता है। कर्मा की बात करें, तो कर्मा जो है, वो स्पिरिचुअल कंडीशन डिटरमाइन करता है, बर्थ नहीं करता अकेला। इनका मानना था कि कर्मा, आप कैसा कर्म कर रहे हो, इससे डिटरमाइन होता है ना? आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन कैसी रहेगी, आपका बर्थ नहीं बताता। तो जैनिज़्म डिनाइड गॉड, है ना? ये हमें देखने को मिलता है ना? इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से देखने को कह सकते हैं कि जैनिज़्म रिजेक्ट द आइडिया ऑफ क्रिएटर गॉड व्हाइल एक्सेप्टिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ लिबरेटेड बीइंग्स। सिद्धार्थ तीर्थंकरा को ये मानते थे, जैसे महावीर, ऋषभनाथ, ये सब मानते थे ये लोग, है ना? लेकिन क्रिएटर गॉड की बात नहीं मानते थे, है ना? और एक मॉरली ऑर्डर्ड यूनिवर्स जो है ये एडवोकेट करते थे। क्रिएटर गॉड को इन्होंने रिजेक्ट किया, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? अब कर्मा की थ्योरी क्या है इनकी? कर्मा की थ्योरी क्या है? हाँ, आई हैव राइट इट समवेयर बट एनीवे, ठीक है। कर्मा की इनकी थ्योरी क्या है? तो जैनिज़्म में कर्म सिर्फ़ गुड या बैड एक्शन नहीं होता। ठीक है? जैनिज़्म में कर्म सिर्फ़ गुड या बैड एक्शन नहीं होता। जैन फ़िलॉसफ़ी में कर्मा को सटल मटेरियल, सब्सटेंस या पुद्गला के फ़ॉर्म में जो है अंडरस्टैंड किया जाता है, जो जीव से अटैच्ड होता है ना? मैं थोड़ा-सा वैसे यहाँ पे समझा देती हूँ। एक होता है जीव, ये जो कि जिसमें सोल होती है, लिविंग प्रिंसिपल होता है। एक होता है अजीव, व्हिच इज़ नॉन सोल, ठीक है? जब ये जीव और अजीव जो है इंटरैक्ट करते हैं एक-दूसरे में, तो कर्मा जो है, वो आपसे अटैच हो जाता है। एक्शन और पैशन जब मिलते हैं तो कार्मिक मैटर जो है एंटर कर जाता है, इट अटैचेस टू योर जीवा और बॉन्डेज बन जाता है। और ये बॉन्डेज है, इसी को कर्मा, आपके उससे साइकिल से अटैच हो गया तो अब आपको बर्थ रीबर्थ करना पड़ेगा और आपकी सफरिंग बढ़ेगी, उस बर्थ में आपको सफरिंग्स भी मिलेगी। और इस कर्मा को आपके अपने जीवा से हटाना है, तो आपको जो है स्ट्रिक्ट एस्केटिज्म फॉलो करना पड़ेगा और तो आपको लिबरेशन मिल सकती है। इनका कहने का मतलब ये था। क्या बोला मैंने? जीवा जो है वो कॉन्शियस एंटिटी होती है, लिविंग एंटिटी होती है ना?
कॉन्शियस वाली रियलिटी, जो लिविंग बीइंग्स में सोल प्रेज़ेंट होती है उसको ये लोग मानते हैं। अजीब मतलब नॉन सोल, कॉन्शियस लेस रियलिटीज़ जिसमें कॉन्शियस नहीं होता, जैसे कोई मैटर या नॉन सोल। इसको भी अजीब को इन्होंने अलग-अलग उसमें डिवाइड किया है, जैसे पुद्गला मैटर कोई सब्सटेंस सबको देखने को मिलता है। धर्म, अधर्म, आकाश यानी स्पेस, काल यानी कि टाइम, ये हमको इनके जो अजीब वाले कैटेगरीज़ में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? जैन फिलॉसफी में धर्म और अधर्म, जहाँ मोरालिटी के गुड और इविल नहीं है, दे आर जस्ट कॉस्मिक कंडीशन या मीडियम, है ना? दिस इज़ मीडियम ऑफ रेस्ट, दिस इज़ मीडियम ऑफ मोशन, है ना? ये धर्म अधर्म कोई पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं है। दिस इज़ मीडियम ऑफ मोशन, दिस इज़ मीडियम ऑफ रेस्ट। आकाश मतलब स्पेस, काल मतलब टाइम एंड पुद्गला मतलब मैटर, कोई मटेरियल सब्सटेंस, ठीक है? कोई मटेरियल सब्सटेंस। तो ये इन्होंने देखा कि जब जीव और अजीव एक-दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं तो कर्मा बॉन्डेज हो जाता है, मटेरियल बॉन्डेज हो जाता है। इसी वजह से आपकी कार्मिक साइकिल वापस बार-बार, बार-बार रिपीट होती रहती है। इससे अगर आपको मुक्ति पानी है तो आपको मोक्ष पाना पड़ेगा, लिबरेशन पाना पड़ेगा और वो किस तरीके से होगा? आप जब एस्केटिज़्म फ़ॉलो करोगे, है ना? जब आप जो है ये जैनिज़्म के जो आइडियल्स हैं इनको फ़ॉलो करोगे तो आपको इससे मोक्ष यानी कि मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है? ये हमने देखा। ओके? अब जैनिज़्म जीवा की यूनिकनेस क्या है? जैनिज़्म का एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया है कि सोल सिर्फ़ ह्यूमन्स और एनिमल्स में नहीं होती। जैनिज़्म के अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ और इवन नेचुरल एंटिटीज़ सच एज़ प्लांट्स, वाटर, अर्थ, रॉक्स एक्सेट्रा, इनमें भी लाइफ या सोल के फॉर्म्स हो सकते हैं। व्हाई दिस मैटर्स, ये भी इतना ज़रूरी क्यों है? इसी आइडिया से जैनिज़्म का एक्सट्रीम है अहिंसा लॉजिकली इमर्ज हुआ। सोल हर कहीं है और तुम किसी भी चीज़ को हार्म करोगे तो वो मॉरली जो है सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। तो ये हमको जैनिज़्म में यूनिकनेस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? यूनिकनेस देखने को मिलती है। ठीक है? अब ये थोड़ा ये जो है यूनिवर्स के बारे में क्या बात करते हैं, जैनिज़्म में यूनिवर्स के बारे में क्या बात करते हैं? तो जैन फिलॉसफी के हिसाब से यूनिवर्स का क्रिएटर नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो एक इटर्नल यूनिवर्स देखने को मिलता है, इटर्निटी देखने को मिलती है। यूनिवर्स इटर्नल है और साइकिल ऑफ राइज़ एंड साइकिल ऑफ डिक्लाइन ऑपरेट करता है, जिसको उत्सर्पिणी यानी असेंडिंग फेज़ ऑफ कॉस्मिक साइकिल एंड अवसर्पिणी यानी डिसेंडिंग फेज़ ऑफ कॉस्मिक साइकिल ये बोला जाता है। एंड यूनिवर्स इज़ इटर्नल, ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत है और ना कोई क्रिएटर गॉड है। ये हमको देखने को मिलता है। उत्सर्पणी देखा प्रोग्रेस यानी अपवर्ड फेज़ जाता है जब कंडीशंस इम्प्रूव होती हैं एंड अवसर्पणी डिक्लाइन फेज़ होता है जब कंडीशंस जो हैं वो डिटेरियोरेट होती हैं। अवसर्पणी को समझते हैं, इस फेज़ में ह्यूमन लाइफ स्पैन कम हो जाता है, इनका मानना है। फिज़िकल साइज़ कम हो जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है और मॉरल और स्पिरिचुअल कंडीशन भी आपकी जो है डिक्लाइन करने लगती है। ट्रेडिशनल जैन अकाउंट्स इस डिक्लाइन को एक्सट्रीम इमेजरी से एक्सप्लेन करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बिकमिंग सो डिमिनिश्ड दैट ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स बिकम डिफिकल्ट टू हैंडल, इतने कमज़ोर हो जाते हैं, इनका कहना है। ठीक है? ये हमने देखा। सला का पुरुषार्थ का क्या मतलब होता है? सला का पुरुषार्थ का क्या मतलब होता है? ये, ठीक है? जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग 36 शलाक पुरुष जो थे वो ग्रेट पर्सनैलिटी होते हैं। जैसे हमको तीर्थंकराज देखने को मिलते हैं, चक्रवर्तिंस देखने को मिलते हैं, तो टोटल ये 36 नंबर बताए हैं इन्होंने, ठीक है? अच्छा ओके, टोटल 63 ओके, टोटल 63 बताए हैं इंक्लूडिंग तीर्थंकराज, चक्रवर्तिंस, बालदेवास, वासुदेवा एंड अ, या प्रतिवासुदेवास, ठीक है? तो ये टोटल हमको देखने को मिलते हैं। जीव-अजीव के बारे में हमने देख लिया है। येस, नाउ वी कैन मूव ऑन टू संवरा एंड निर्जरा। ये क्या चीज़ होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इमेजिन करो योर सोल, वो एक बकेट है और कर्मा उसमें कंटिन्यूअसली आ रहा है, ठीक है? एक बकेट है आपकी सोल और उसमें कर्मा कंटिन्यूअसली आ रहा है। तो इसमें 2 तरीके बताए गए हैं, एक तो तो कर्मा आ रहा है तो आपका बॉन्डेज बढ़ेगा, है ना? कर्मा बिकम अटैच्ड टू योर जीवा, ये हमने देखा। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, संवरा और निर्जरा। कैसे आप रोकेंगे उसको, है ना? कैसे आप उसको रोकेंगे, अपने आप से अलग करेंगे? तो 2 तरीके, एक तो संवरा। संवरा का क्या मतलब होता है कि नए कर्मा का जो इनफ्लो है, उसको आपको स्टॉप करना है और निर्जरा का मतलब होता है कि जो पहले से कर्म आपने कर दिए, है ना? उनको रिमूव करना है। तो नए को आने नहीं देना, दैट इज़ संवरा और जो पहले के हैं उनको निकालना है, दैट इज़ निर्जरा, ठीक है ना? तो ये हमको देखने को मिलता है, तो इससे क्या होगा कि जो नए आ रहे हैं उसको भी आप रोक रहे हो, पुराने वाले को खत्म कर रहे हो, तो आपका कर्मा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हट रहा है।
ये हमको देखने को मिलता है ना? प्रिवेंशन एंड रिमूवल, दिस इज़ प्रिवेंशन, दिस इज़ रिमूवल, ये हमको देखने को मिलता है। और जब ये आप कर गए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको लिबरेशन मिल जाएगा, कंप्लीट फ्रीडम मिल जाएगी कर्मा से, ठीक है? ये इनका कहने का मतलब है, ठीक है? इनके मोक्ष को समझते हैं क्या? मोक्ष क्या चीज़ होती है? जब नया कर्मा स्टॉप हो जाता है, ओल्ड कर्मा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आपका जो जीवा है, यानी कि आपकी जो सोल है, वो कंप्लीटली प्यूरिफाई हो जाती है और आपको कैवल्य की प्राप्ति होती है ना? यानी कि एनलाइटनमेंट हो जाता है, देन यू आर लिबरेटेड। और एक जो लिबरेटेड सोल होती है वो सिद्धा बन जाती है। सिद्धा यानी फुली लिबरेटेड सोल। सिद्धा का मतलब होता है फुली लिबरेटेड सोल और इस स्टेट को हम बोलते हैं सिद्धाहुड इन जैनिज़्म। ठीक है? ये हमने देखा। अब जैन फिलॉसफी है एक डुअलिज़्म की, ये क्या चीज़ है? तो जैनिज़्म फिलॉसफिकल सेंस में डुअलिज़्म फ्रेमवर्क हमको देखने को मिलता है। जो जीवा और अजीवा हम पढ़ के आए हैं, वो ही डुअलिज़्म है। कॉन्शियस एंड नॉन कॉन्शियस रियलिटी। Unlike philosophies that emerge everything into one ultimate universe that is soul, Jainism individual soul को रियल और डिस्टिंक्ट मानता है। ठीक है? तो ये डुअलिज़्म की फिलॉसफी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, जैनिज़्म एंड सोल हम समझ चुके हैं। ठीक है? नॉलेज थ्योरी इनकी क्या है? थोड़ा-सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। नॉलेज थ्योरी क्या है? ठीक है, तो जैनिज़्म नॉलेज को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता है, परोक्ष एंड अपरोक्ष। परोक्ष का मतलब मीडिएट नॉलेज होती है ना? यानी कि इनडायरेक्ट नॉलेज होती है, ठीक है? इसको भी समझते हैं एग्ज़ैक्टली क्या होता है ना? और अपरोक्ष यानी कि इमीडिएट जो है, इमीडिएट या डायरेक्ट नॉलेज होती है। इमीडिएट या डायरेक्ट नॉलेज होती है, ये होती है इमीडिएट एंड इनडायरेक्ट नॉलेज। ठीक है? इसमें आता है मति एंड श्रुता और इसमें और काफ़ी सारे तरीके आते हैं, केवल, अवधि और ये सब चीज़ें। तो मति और श्रुता को समझते हैं, ठीक है? मति जो इसका पार्ट है, मति जो परोक्षा का पार्ट है, इसका मतलब सेंसरी, मतलब आपने सेंसेस से क्या नॉलेज जो है वो ग्रहण करी है, माइंड से एक्वायर्ड नॉलेज होती है, उसको बोलते हैं मति। माइंड से एक्वायर्ड नॉलेज, आपके सेंसेस से एक्वायर्ड नॉलेज। श्रुता का मतलब होता है स्क्रिप्चुरल नॉलेज, मतलब आपको किसी ने पढ़ाया है, आपने कोई टेक्स्ट पढ़ा है, कोई शब्द पढ़ा है, उससे जो नॉलेज मिलती है उसको बोलते हैं श्रुता और ये भी परोक्षा का ही पार्ट है। ये है इमीडिएट नॉलेज, ठीक है? किसी मीडिएटर के थ्रू आपको नॉलेज मिली है, ठीक है? मीडिएटर कैन बी सेंसरी ऑर्गन्स, मीडिएटर कैन बी वर्बल या जो भी है रिटन एनीथिंग, ठीक है? वो हमको देखने को मिलती है। फिर जो अवधि है व्हिच इज़ अपरोक्ष का पार्ट, अवधि, है ना? ऑर्डिनरी सेंसरी लिमिटेशन से बियॉन्ड एक डायरेक्ट परसेप्शन होता है, उसको बोलते हैं अवधि। मतलब आपके सेंसेस से नहीं मिला है, आपको बस एकदम से यू जस्ट स्ट्राइक इनटू इट, ठीक है? वो आपने किस तरीके के कर्मा किए हैं उस पे डिपेंड कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है? फिर अब मनः पर्याय, इसका क्या मतलब? टेलीपैथी, टेलीपैथी कि दूसरे आदमी के दिमाग से डायरेक्टली आपको पता चल गया। तो ये भी जो है आपको इमीडिएट नॉलेज देखने को मिलती है, मन हर पर्याय, इसका मतलब होता है टेलीपैथी। और तीसरा है केवल, केवल ओमनिसेंस, मतलब कंप्लीट और एब्सोल्यूट नॉलेज आपको मिल गई है। ये आपको सेंसरी या किसी के पढ़ाने से नहीं मिलेगी, ठीक है? तो क्या हुआ? कैवल्य। तो इसमें हमने देखा परोक्ष एंड अपरोक्ष 2 नॉलेज के आपको जो है तरीके देखने को मिलते हैं, ठीक है? एंड केवल इज़ आवर ओमनिसेंस, ठीक है? अब थोड़ा-सा स्यायवाद के बारे में देखते हैं, अनेकांतवाद के बारे में देखते हैं, ठीक है? स्यायवाद के बारे में देखते हैं। तो ये स्यायवाद जैनिज़्म का मोस्ट इम्पोर्टेंट फिलॉसॉफिकल कंट्रीब्यूशन है। स्याय का मतलब होता है फ्रॉम पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट और इन अ सर्टेन रिस्पेक्ट, मतलब और वाद का मतलब होता है डॉक्ट्रिन, ठीक है? तो स्यायवाद एक ट्रुथ को पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कंडीशनैलिटी जो है के पर्सपेक्टिव से हमको देखना सिखाता है। मतलब क्या है? मतलब एक ग्लास है वो हाफ़ फ़िल्ड है। एक आदमी बोलेगा कि अ, उसमें आधा जो है वो भरा हुआ है, दूसरा आदमी बोलेगा कि ये आधा खाली है। तो ये दोनों के पर्सपेक्टिव हुआ ना, दोनों का स्टैंड पॉइंट हुआ, कौन किस चीज़ को कैसे देख रहा है। क्या दोनों नेसेसरीली रॉन्ग हैं? नहीं। जो बोल रहा है आधा भरा हुआ है वो भी सही बोल रहा है, जो बोल रहा है आधा खाली है वो भी सही बोल रहा है। दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैनिज़्म कहता है कि रियलिटी कॉम्प्लेक्स है और एक स्टेटमेंट जो है वो एक एस्पेक्ट को ही कैप्चर कर सकता है, बट कंप्लीट रियलिटी को नेसेसरीली नहीं देखता। तो इट इज़ रिलेटिव ऑफ जजमेंट, आपका जजमेंट किस तरीके का है, दैट टॉक्स इस ये जो है हमको स्यायवाद में देखने को मिलता है। ठीक है? ये हमको स्यायवाद में देखने को मिलता है। अनेकांतवाद की बात करें तो ये क्या कहता है? अनेक का मतलब होता है मैनी,
ठीक है? अंत का मतलब होता है एस्पेक्ट्स, अंत का मतलब होता है एस्पेक्ट्स एंड वाद का मतलब डॉक्ट्राइन, ठीक है? मेनी एस्पेक्ट्स डॉक्ट्राइन। रियलिटी हैज़ मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑलमोस्ट स्यायवाद जैसे ही देखने को मिलता है। ये कहता है बहुत साइड की रियलिटी होती हैं, स्टैंड पॉइंट से रिलेट करती हैं। स्यायवाद जो है वो कंडीशनल एक्सप्रेशन देता है कि आपकी किस तरीके की कंडीशन है उस हिसाब से आप देखोगे। एंड अनेकांतवाद जो है मेनी साइडेड रियलिटी दिखाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब व्हाई स्यायवाद मैटर्स? स्यायवाद इतना जो है ज़रूरी क्यों देखने को मिलता है? व्हाई डज़ इट मैटर? ये थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? व्हाई स्यायवाद मैटर्स। तो जैनिज़्म का आर्गुमेंट है कि अगर कोई पर्सन बोले कि ओनली माय व्यू पॉइंट इज़ कंप्लीटली ट्रू, तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, तो इंटॉलरेंस आएगा। इंटॉलरेंस आया तो मेबी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। बट अगर हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लें कि रियलिटी हैज़ मल्टीपल डायमेंशंस, तो टॉलरेंस बढ़ेगा, डायलॉग बढ़ेगा, कोएक्जिस्टेंस बढ़ेगा और डॉगमेटिज्म कम होगा। देयरफॉर असहायवाद का सोशल रेलेवेंस भी है। इट टॉक्स अबाउट प्लूरलिज्म, इट टॉक्स अबाउट टॉलरेंस एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। ये आपके मेंस के कीवर्ड हो गए। क्या बोला मैंने? प्लूरलिज्म बोला, प्लूरलिज्म बोला, मैंने बोला टॉलरेंस, मैंने बोला टॉलरेंस, चल ही नहीं रहा। मैंने बोला टॉलरेंस एंड लास्ट एंड वेरी वेरी स्ट्राइकिंग कीवर्ड इज इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। ठीक है? तो ये हमको मॉडर्न डे रेलेवेंस भी देखने को मिलता है। ठीक है? जैनिज़्म और अहिंसा की बात करें तो ये तो हम समझ चुके हैं। ठीक है? जैनिज़्म और अहिंसा की बात करें तो ये जो लोग हैं, ये अहिंसा को जो है वो मानते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि सब जगह जो है सोल वाइड स्प्रेड है और एक टाइनी लिविंग बीइंग की भी जो लाइफ है वो मैटर करती है, इसलिए इंटेंशनल हार्म शुड बी अवॉइडेड। Hence, Jain monks traditionally took extraordinary precautions to avoid killing even the microscopic or a small organism। ये देखने को मिलता है। ठीक है? Why was जैनिज़्म एसोसिएटेड विद मर्चेंट्स? इतना मर्चेंट्स ऐसे क्यों एसोसिएटेड देखने को हमको मिलता है ना? इतना मर्चेंट से क्यों एसोसिएटेड देखने को मिलता है? उससे पहले थोड़ा-सा देख लेते हैं इम्पोर्टेंट तीर्थंकर और उनके सिंबल्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे जैनिज़्म, हाउ जैनिज़्म बिकेम एसोसिएटेड विद मर्चेंट्स। तो जो ऋषभनाथ हैं वो वाज़ द फर्स्ट तीर्थंकर, उनको बुल से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। जो नेमिनाथ हैं, जो कि 22nd जो है हमको देखने को मिलते हैं तीर्थंकर, उनको कोंच से रिप्रेज़ेंट किया जाता है ना? जो पार्श्वनाथ हैं, जो कि 23rd देखने को मिलता है, उनको स्नेक से रिप्रेज़ेंट किया जाता है और महावीरा को जो है लायन से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। ठीक है? ये हमने देख लिया। ठीक है। या ओके। व्हाई जैनिज़्म बिकेम एसोसिएटेड विद मर्चेंट्स? ये अगर समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा साइड में देखने की कोशिश करते हैं। येस, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक कनेक्शन। जैनिज़्म का एक्सट्रीम अहिंसा, जो अहिंसा वाला ये लोग प्रोपेगेट करते थे, उसने एग्रीकल्चर को डिफ़िकल्ट बनाया क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारी आप वो करते हो, छोटे-छोटे जानवर मारे भी जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक वगैरह एलिमेंट्स, है ना? तो एग्रीकल्चर जो है अनइंटेंशनली बहुत सारे इंसेक्ट्स, ऑर्गेनिज़्म को किल करता है। देयरफॉर बहुत सारी जो जैन कम्युनिटीज़ थे वो हिस्टोरिकली स्ट्रांगली एसोसिएटेड थे ट्रेड, कॉमर्स और मनी लेंडिंग से एंड वेयर कॉमर्स डेवलप्स अर्बन सेंटर, तो इनका ये कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जैनिज़्म अर्बनाइजेशन और इस वजह से मर्केंटाइल क्लासेस और ज़्यादा निकल के देखने को मिलती हैं। तो मर्चेंट एसोसिएशन हमको इनका देखने को मिलता है, क्यों? बिकॉज़ ऑफ देयर नॉन वायलेंस वाला थिंग। ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है। कंटेम्परेरी सोसाइटी में कैसे हम देख सकते हैं जैनिज़्म को, ठीक है? तो एक तो ब्राह्मणिकल रिचुअलिज़्म यानी कि एंटी रिचुअलिज़्म ये लोग प्रेज़ करते थे। बर्थ बेस्ड हायरार्की के अगेंस्ट बोलते थे, तो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को प्रीच करते थे। अर्बनाइज़ेशन हुआ क्योंकि मर्चेंट को जो है सपोर्ट मिला काफ़ी। राइज़ ऑफ न्यू इकोनॉमिक ग्रुप्स, काफ़ी मर्केंटाइल एसोसिएशंस निकली, काफ़ी नए ग्रुप्स निकले और अ सर्च फॉर अल्टरनेटिव स्पिरिचुअल पाथ यानी कि एस्केटिज़्म, एक नया तरीका निकाला इन्होंने जो है लिबरेशन पाने का और एनिमल सैक्रिफाइस यानी अहिंसा को कम किया। तो जैनिज़्म वाज़ नॉट मेरली अ रिलिजन, इट आल्सो रिप्रेजेंटेड अ सोशियो इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स। किसके लिए? जो कंटेम्परेरी चेंजेस करने थे उसके लिए, अगेंस्ट जो कंटेम्परेरी कंडीशन थी उसके लिए, है ना? तो इट वाज़ एन इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स। जैनिज़्म और वुमेन की बात करते हैं, हाउ वर वुमेन इन जैनिज़्म, ठीक है? तो वुमेन, इन्होंने श्वेतांबर जो थे, इनमें थोड़ा-सा डिफरेंस देखने को मिलता है। पहले तो ये मैं देखती हूँ कि क्या हुआ था, मगध में फ़ेमाइन आई थी। उसके चलते एक जो ग्रुप है जैनिज़्म में, वो साउथ की तरफ चला गया और दूसरा जो ग्रुप है वो नॉर्थ में ही रह गया।
ठीक है? जो नॉर्थ में मगध में रह गया था, उन्होंने क्या किया कि जब वो जो साउथ में चले गए थे, वो जब वापस आए, जब कंडीशन थोड़ी ठीक हुई, तो उन्होंने नोटिस किया कि ये लोग तो कपड़े पहनने लगे हैं। इन्होंने तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर ली हैं। तो वहाँ से डिवाइड देखने को मिलता है बिटवीन श्वेतांबर एंड दिगंबर। दिगंबर जो हैं, वो हैं जो साउथ में चले गए थे, है ना? अंडर भद्रबाहु। और वो अभी भी वैसा ही एस्केटिज़्म फ़ॉलो कर रहे हैं जैसा पहले कर रहे थे। व्हेरेas जो मगध में रह गए थे, उन्होंने अपने आप को अडैप्ट कर लिया। अब वो कपड़े पहनने लगे हैं, उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी-सी बदल गई है ना? अंदर स्थूलभाव या स्थूलभद्र, ठीक है? हमको देखने को मिलता है। तो इनमें दोनों में वुमेन को लेके हमको थोड़ा-सा डिफ़रेंस देखने को मिलता है। पढ़ते हैं एक बार। श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, द्विगांबर जो फुल रिनंसिएशन करते थे एंड दे रिजेक्टेड क्लोथिंग। क्यों हुआ था ये हमने समझ लिया, ठीक है? तो दोनों के हिसाब से श्वेतांबर कहते हैं कि वुमेन कैन अटेन लिबरेशन, वुमेन को मोक्ष मिल सकता है। व्हेरेas दिगंबर कहते हैं, ट्रेडिशनल जो दिगंबर होते हैं, वो कहते हैं कि वुमेन कुड नॉट अटेन लिबरेशन इन अ फीमेल बॉडी। उनका कहना था कि ये अच्छे कर्म करके एक मेल पैदा हो सकती हैं और फिर लिबरेशन ले सकती हैं। उनका कहना ये था, है ना? श्वेतांबर्स के अकॉर्डिंग जो महावीरा थे, ही वाज़ मैरिड, व्हेरेas दिगंबर के अकॉर्डिंग महावीरा जो है वो अनमैरिड थे। श्वेतांबर वाले कहते हैं कि मल्लीनाथ जो कि 19 तीर्थंकर थे, वो फीमेल थी। व्हेरेas दिगंबर कहते हैं कि 19 तीर्थंकर जो मल्लीनाथ हैं, वो मेल थे। ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है? ये सब। अब व्हाई दिस डिफरेंस? जो सेंट्रल डिसएग्रीमेंट है, इट इज़ कनेक्टेड टू फीमेल बॉडी न्यूडिटी एंड एस्थेटिक डिसिप्लिन। दिगंबर आइडल के हिसाब से कंप्लीट न्यूडिटी जो है वो एसेंशियल है एस्केटिज्म के लिए। और सिंस वुमेन ट्रेडिशनली कुड नॉट प्रैक्टिस दिस इन द सेम मैनर, जैसे मेल करते थे, तो दिगंबर कंक्लूडेड दैट फीमेल बर्थ वाज नॉट डायरेक्टली कंपैटिबल विद फाइनल लिबरेशन। और श्वेतांबर जो है उस चीज़ को रिजेक्ट करते थे कि कपड़े पहन सकते हैं, तो वो कहते थे कि हाँ ठीक है चलो कर सकते हैं। तो ये हमको यहाँ पे थोड़ा वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन का मैटर भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि रिलीजन में भी पर्कुलेट कर गया है। ऐसे रिलीजन में जो इतना इगैलिटेरियन है ना? ठीक है? तो ये हमने समझने की कोशिश की। ये डिवीज़न कैसे होता है हमने समझ लिया था, है ना? डिवीज़न कैसे होता है? महावीरा की डेथ के बहुत सालों बाद में जो है ये डिवीज़न हमको देखने को मिलता है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। मगध में फ़ेमाइन आई, तो कुछ मॉन्क्स हैं भद्रबाहु के अंदर साउथवर्ड माइग्रेट कर गए और स्ट्रिक्ट एस्केटिज़्म प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। और जो रह गए थे उन्होंने जो है थोड़ा अपने आप को अडॉप्ट किया अंडर स्थूलभद्र हमको देखने को मिलता है और व्हाइट गारमेंट्स पहनने लगे, उनको श्वेतांबर ट्रेडिशन में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है? ये हमने देखा। अब इम्पोर्टेंट सबसेट हमने समझ लिए हैं श्वेतांबर एंड दिगंबर, ठीक है? इनके कुछ माइनर सेक्ट्स भी आते हैं, जैसे मूर्ति पूजक जो है हमको देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना? अभी ये भी है कि जो श्वेतांबर थे ना, वो मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया है, ठीक है? ये अभी दिगंबर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये जो है आगम्स के ट्रेडिशन को प्रिज़र्व कर रहे हैं एंड दिगम्स रिजेक्टेड द सर्वाइविंग श्वेतांबर कैनन एज़ फुली ऑथेंटिक, ठीक है? ये वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में डेवलपमेंट देखने को मिलता है और इनका जो है डेक्कन इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। इनके कुछ जो है सबसेक्ट्स भी होते हैं, जैसे तेरा पंथ, है ना? तारा पंथ, ये सब देखने को हमको मिलते हैं, ठीक है? ओके। अब डिवीज़न के बारे में हमने समझ लिया, डिवीज़न के बारे में अच्छे से समझ लिए। ये मेजर सेक्ट्स होते हैं, ठीक है? ये मेजर श्वेतांबर में मूर्ति पूजक, है ना? स्थानकवासी एंड तेरापंथ देखने को मिलता है। दिगंबर में हमको मूल संघा, है ना? बिशपनाथ, तारापंथ, है ना? ये सब देखने को मिलता है, ठीक है? ओके। जैन काउंसिल के बारे में बात करेंगे तो पहली जैन जो काउंसिल है, आई थिंक मे बी या जो पहली जैन काउंसिल है वो पाटलिपुत्र में हुई 300 बीसी में, है ना? अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ स्थूलभद्र, जो कि श्वेतांबरा के हमको देखने को मिलते हैं लीडर एक तरीके से, है ना? टीचिंग को प्रिजर्व और कंपाइल करना जो है इनका यहाँ पे पर्पस देखने को मिलता है। इस जो फर्स्ट जैनिज़्म काउंसिल हुई थी इन 300 बीसी इन पाटलिपुत्र, यहाँ पे 12 अंगास को जो है कंपाइल किया गया। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिलती है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वल्लभी में देखने को मिलती है इन गुजरात, ठीक है? 5th और 6th सेंचुरी सीई ट्रेडिशन में मेजरली 512 जो बीसी के आसपास हमको देखने को मिलती है और प्रिसाइडिंग फिगर थे देवर्षि श्रमस रमन, है ना? ये देखने को मिलते हैं और कैनोनिकल टेक्स्ट को रिटन फॉर्म में कंपाइल करना हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे अगर बढ़ेंगे तो जैन लिटरेचर के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। आई बिलीव दिस विल ठीक है। मर्केंटाइल ग्रुप के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनका रिलेशन, ठीक है? स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म ओके। तो इन सब एरिया में जो है जैनिज़्म जो है स्प्रेड भी हुआ हमको देखने को मिलता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं जैन लिटरेचर की थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि हम अपने आंसर्स में भी लिख पाएँ और प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आए तो वी आर एबल टू सॉल्व दैट एज़ वेल, ठीक है? तो जैन लिटरेचर को समझने के लिए पहले लैंग्वेज समझो। संस्कृत इनिशियली ये लोग यूज़ नहीं करते थे। ब्राह्मणिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में संस्कृत का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन देखने को मिलता है। तो जो जैन टीचर्स थे दे वांटेड टीचिंग्स टू बी मोर कंपैटिबल विद ऑर्डिनरी पीपल, कि वो ऑर्डिनरी लोगों तक भी आराम से पहुँचे, वो भी अच्छे से समझ पाएँ इस चीज़ को। इसलिए उन्होंने प्राकृत और अर्धमगधी का यूज़ किया। सेम हमको बुद्धिज़्म में भी देखने को मिलता है, वो लोग पाली यूज़ करते हैं। लोकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ताकि लोकल जो लोग हैं वो अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है? तो जैन प्रीचिंग और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई क्योंकि वो प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे। अब लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? क्या लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है? कॉमन पीपल तक टीचिंग पहुँचने का मीडियम बनी। अर्धमगधी जो है वो इम्पोर्टेंट जैन रिलीजियस टेक्स्ट की लैंग्वेज बनी। अपभ्रंश जो कि एक मिक्स्ड लैंग्वेज देखने को मिलती है जिसको करप्टेड लैंग्वेज भी बोलते हैं, है ना? ये लेटर जैन लिटरेरी प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट बनी और रीजनल लैंग्वेजेज़ भी इन्होंने काफ़ी यूज़ की। जैन लिटरेरी एक्टिविटी में रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है उसने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। ठीक है? अब जैन कैनन्स के बारे में बात करते हैं जिनको हम अगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? अगम बोलते हैं। ठीक है? तो जैन सेक्रेड लिटरेचर को ब्रॉडली अगम्स कहा जाता है और इनमें हमको अंगा, उपांगास, है ना? प्रकीर्णकास एंड छेद सूत्र, मूल सूत्र, ये चुलिका सूत्र ये सब देखने को मिलते हैं। तो 12 अंग हैं और उनके 12 उपांग हैं। ठीक है? ठीक है? उसके बाद में हमको बाकी 10, 6, 4, 2 ऐसे करके देखने को मिलते हैं और लैंग्वेज जो है वो प्राकृत देखने को मिलती है। ठीक है? प्राकिरनाकास 10 देखने को अंगा 12, उपांगा 12, प्राकिरनाकास 10, छिद्र सूत्र 6, मूल सूत्र 4 एंड चुलिका सूत्र 2 हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है? इनका जो कोर कोर डॉक्ट्रिन है इट इज़ अंगास। ठीक है? कोर डॉक्ट्रिन जो है वो अंगा देखने को मिलती है, कोर डॉक्ट्रिन देन उपांगा 12 सप्लीमेंट्री और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है अंगास को ही। प्राकिरनाका ये मिसलेनियस टेक्स्ट हैं, छेद सूत्र मोनास्टिक डिसिप्लिनरी रूल्स हैं 6 हमको देखने को मिलते हैं। मूल सूत्र 4 हैं, फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर एस्केटिक स्टडी एंड चुलिका सूत्र ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है? ये हमने देखा। ये कुछ 12 अंगाज़ के नाम हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है? ये कुछ 12 अंगाज़ हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है? और ये उपअंगाज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है? ये आपको याद ही करने पड़ेंगे एनीवे प्रीलिम्स का वो है ये। ओके, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट जैन टेक्स्ट एंड देयर ऑथर्स इम्पॉर्टेंट जैन टेक्स्ट तो कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखी है। भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु थे जो कि दिगंबर सेक्ट के लीडर हमको देखने को मिलते हैं दिगंबर, ठीक है? यस, ठीक है। तत्वर्थ देखने को मिलते हैं हमको, है ना? मेटाफिज़िक्स ये थोड़ा उस टाइप का देखने को मिलता है। तो उमा स्वामी इसके वो देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है? हमको समयसरा देखने को मिलता है, जिनका कुंडा-कुंडा करके जो है हमको ऑथर देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ख़ैर याद ही करना पड़ेगा, है ना? तो ये आप नाम देख सकते हैं और ये जो है आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड दीज़ आर द लिटरेचर, ठीक है? जैन रामायण भी देखने को मिलती है हमको, जैन रामायण, ठीक है? इसके जो ऑथर हैं वो विमल सूरी देखने को मिलते हैं और प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। जैन जो है वो वापस से रीटेल कर रहे हैं रामायण को, तो ये विमल सूरी की जैन रामायण देखने को मिलती है हमको। जैन जो है जैन का तमिल लिटरेचर भी है ना? नलादियार, पलामोली, जीविका चिंतामणि ये सब जो है हमको इनके तमिल लिटरेरी सोर्सेज़ भी देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा-सा ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनको पैट्रनेज किन से मिली। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो जैन लिटरेचर को सपोर्ट किया। लेटर जैन ट्रेडिशन एसोसिएटेड हिम विद जैनिज़्म एंड भद्रबाहु, है ना? उन्होंने श्रवणबेलगोला में जाके जो है वहाँ पे लिबरेशन भी पाया, ठीक है? संप्रति ये जैन ट्रेडिशन रिमेंबर्स हिम एज़ मेजर पैट्रन, ठीक है? खारवेला किंग हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो कलिंग से भी मिला, इनको मौर्य से भी मिला, ठीक है? इनको गंगा डायनेस जो वेस्टर्न गंगास थे, उनसे भी इनको पैट्रनेज मिला, राष्ट्रकूटा से भी मिला, चालुक्य से भी मिला, कदंब, गंगाज़ और ये हाँ, लेटर चालुक्य, सोलंकी चालुक्य से भी इनको मिला, ठीक है? तो इनके ये पैट्रनेज मौर्य से लेके सोलंकी चालुक्याज़ तक इनको जो है सपोर्ट किया गया। अमोघ वर्ष हमको देखने
देखने को मिलता है, जैनिज़्म प्रीचर बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है? कुमारपाला देखने को मिलते हैं हमको, है ना? तो ये जो है ये रूलर्स थे जिन्होंने जैनिज़्म को जो है सपोर्ट किया। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो खारवेला जो राजा थे, है ना? उन्होंने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में क्या उदयगिरी हिल्स में देखने को मिलता है, भुवनेश्वर उड़ीसा के पास में, ठीक है? एसोसिएटेड विद खारवेला। इसमें एविडेंस मिलता है कि खारवेला की एक्टिविटीज़ और जैन एसोसिएशन का एविडेंस हमको देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का भी हमने देखा था कि वो जो है कर्नाटका मूव कर जाते हैं और जो है वहाँ पे उनको रिनंसिएशन मिलता है, वो बिल्कुल जैन एस्केटिक लाइफ़ को जीते हैं और लास्ट में सल्लेखना जो है वो श्रवणबेलगोला में ही अटेन्स। दिस इज़ बेस्ड लार्जली ऑन लेटर जैन ट्रेडिशन एंड इंस्क्रिप्शन और ये मेंशन कभी भी आंसर लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन या जैन ट्रेडिशंस एंड इंस्क्रिप्शन आप ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है? सल्लेखना क्या होता है? एक ट्रेडिशन होता है एसोसिएटेड हिज डेथ विद सल्लेखना मतलब भूखा रह जाता है और फिर देन आपको योर सोल लीव्स योर बॉडी एंड देन यू आर लिबरेटेड ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक है? तो कर्नाटका में जैनिज़्म किस तरीके का देखने को मिलता है हमको? किस तरीके का जैनिज़्म कर्नाटका में देखने को मिलता है। तो कर्नाटका बिकेम अ मेजर सेंटर ऑफ जैनिज़्म बाय रॉयल पैट्रोनेज मिला, मोनास्टिक एस्टैब्लिशमेंट भी थी और लैंड ग्रांट्स भी काफ़ी इनको देखने को मिले। ये जो एस्टैब्लिशमेंट थी इनको बसाडीज़ कहा गया। क्या कहा गया इनको? इनको कहा गया बसाडीज़, ठीक है? जैन मोनास्टिक या रिलिजियस एस्टैब्लिशमेंट ये थे। श्रवणबेलगोला की बात करें तो कर्नाटका में पड़ता है और स्टैच्यू यहाँ पे गोमतेश्वरा यानी कि बाहुबली की स्टैच्यू हमको देखने को मिलती है। ठीक है? और ये 981 आस-पास बनाई गई थी बाय गंगा रूलर, है ना? और ये जो कौन है ये बाहुबली हैं कौन? ये ऋषभदेवा के बेटे हैं, ठीक है? ये कौन है? ये ऋषभदेवा के बेटे बेटे हैं जो कि फर्स्ट तीर्थंकर थे उनके बेटे हैं, ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है और यहाँ पे जो है एक फेस्टिवल मनाया जाता है हर 12 साल में, है ना? हर 12 साल में मनाया जाता है। जैन टेम्पल्स कहाँ देखने को मिलते हैं? हमको रनकपुर राजस्थान में जैन टेम्पल देखने को मिलता है, फेमस जैन टेम्पल है ना? जो कि ऋषभदेवा को डेडिकेटेड है। धिलवाड़ा टेम्पल देखने को मिलता है जो कि माउंट आबू में है, मार्बल जैन टेम्पल देखने को मिलता है। शिखरची जो कि झारखंड में है वो देखने को मिलता है। खजुराहो जैन टेम्पल देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। एलोरा में हमको देखने को मिलती हैं जैन केव्स, उदयगिरी में हमको जैन एसोसिएशन देखने को मिलते हैं और तमिलनाडु में सित्तलवसल एंड हमको पलिताना गुजरात में देखने को मिलता है और गिरनार तो ऑफ कोर्स हमारे पास में है ही। ये सब जो है हमको देखने को मिलते हैं। दिलवाड़ा का जो टेम्पल है जो कि माउंट आबू में हमको देखने को मिलता है, वो विमल शाह ने बनाया था एंड विमल शाह जो थे ही वाज़ एसोसिएटेड पैट्रन अंडर चालुक्य और सोलंकी रूलर्स ने बनवाया था। रनकपुर जो है वो 15th सेंचुरी आस-पास में बना था, ठीक है? ये भी हमको देखने को मिलता है। शिखरजी बहुत इम्पोर्टेंट है, पार्श्वनाथ जो है हिल पे देखने को मिलता है झारखंड में। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन यहाँ पे 24 में से जो 20 तीर्थंकर थे, उनको मोक्ष जो है यहीं शिखरजी पे ही मिला, तो शिखरजी इम्पोर्टेंट है। सित्तनवसल जो कि तमिलनाडु में देखने को मिलता है, सित्तनवसल तमिलनाडु में, है ना? ये जैन पेंटिंग्स के लिए काफ़ी फेमस है। जैन ट्रेडिशन में तीर्थंकरा के एनलाइटनमेंट के बाद डिवाइन प्रीचिंग असेंबली को संवत्सरना कहते थे। तो संवत्सरना की थीम की हमको यहाँ पे पेंटिंग सित्तनवसल में देखने को मिलती है और सित्तनवसल कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है? जैनिज़्म और आर्ट का अगर हम देखें ठीक है। जैन आर्ट की बात करें तो हमको आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, लिटरेचर सब मिलता है। आर्किटेक्चर मेजरली दिलवाड़ा में हमको देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा। स्कल्पचर गोमतेश्वर एक इज़ वन ऑफ द स्कल्पचर्स। पेंटिंग की बात करें तो सित्तनवसल में पेंटिंग देखने को मिलती है। लिटरेचर की बात करें तो प्राकृत और रीजनल लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था। ठीक है? ये हमने देख लिया। ये इम्पोर्टेंट जैन टर्म्स हैं, है ना? ये आप देख सकते हैं। अरहत का मतलब क्या होता है? जिसने स्पिरिचुअल परफेक्शन अटेन कर लिया हो। तीर्थंकर हम समझते हैं, सिद्धा हम समझते हैं। गंधारा एक चीफ डिसिपल ऑफ तीर्थंकरा उसको गंधारा कह देते हैं, ठीक है? बसाडीज़ क्या होती है? एस्टैब्लिशमेंट देखा था हमने। पुद्गला मैटर होता है, चैतन्य यानी कॉन्शसनेस होती है। मोहनिया यानी कि डिल्यूडिंग कर्मा, है ना? जो आपको बिल्कुल टेम्प्ट करे, है ना? गोनास्थाना यानी 14 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन, है ना? ये सब भी हमको देखने को मिलता है। संवत्सरना क्या होता है? डिवाइन प्रीचिंग असेंबली ऑफ तीर्थंकर हमने देखा था। केवल ज्ञान क्या होता है? ओमनिसेंट नॉलेज। अवधि ज्ञान क्या होता है? सुपर नॉर्मल जो नॉलेज होती है वो। सलेखना क्या होता है? रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ ग्रेजुअल फास्टिंग अनटू डेथ। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग फॉलो किया था। अहिंसा का मतलब अपरिग्रह का मतलब अनुव्रता, लेसर वॉज फॉर हाउस होल्डर्स, महाव्रता, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है? ये सब हमने पढ़ लिया। सल्लेखना आपको मैं समझा चुकी हूँ क्या होता है। सल्लेखना एक जैन रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसमें वॉलंटरी आप फास्टिंग करते, खाना नहीं खाते टिल योर डेथ,
है ना, until your death, to the death, under prescribed spiritual circumstances, और ट्रेडिशनली एसोसिएटेड है एस्केटिक डिसिप्लिन से। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है कि इट इज़ अंडरस्टूड विद इन जैनिज्म, जैसे डिटैचमेंट या कंट्रोल आप अपने पैशन पे कर पाओगे तो आपका जो स्पिरिट है वो प्रिपेयर हो जाएगा, रेदर देन ऑर्डिनरी सुसाइड। तो इट्स नॉट अ सुसाइड, सलेखना इज वॉलेंट्री रिलीजियस फास्टिंग, तो ये आप समझ सकते हैं। अब व्हाई जैनिज्म डिक्लाइंड इन सम रीजन, क्यों डिक्लाइन हुआ? तो सबसे पहले तो पेट्रोनेज कम हुई, पेट्रोनेज में डिक्लाइन देखने को मिलता है। किंग शिफ्टेड सपोर्ट टू अदर रिलीजियस ट्रेडिशंस, है ना? सेक्टेरियन डिवीजन थोड़ा-सा देखने को मिलता है। ये क्या चीज़ है सेक्टेरियन डिवीजन, है ना? तो दिगंबर श्वेतांबर जो है डिवीजन ने इनकी यूनिटी को वीकन किया। लिमिटेड मिशनरी एक्टिविटीज़, है ना? लिमिटेड मिशनरी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। एक्सट्रीम एस्केटिज़्म ने जो मास प्रोपेगेशन को थोड़ा डिफ़िकल्ट बना दिया। हर कोई ऐसे नहीं कर सकता, वुमेन को तो वैसे ही इन्होंने बाहर कर दिया, ठीक है? इंटरनल फैक्शनलिज़्म ऑफ कोर्स देखने को मिलता है, और ज़्यादा सबसेट्स निकल के आए हैं, और रिगरस प्रैक्टिस, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट है जैनिज़्म इस चीज़ में। और एग्रीकल्चर, अगेन एग्रीकल्चर में जो है आपके छोटे-मोटे इंसेक्ट्स वगैरह मारे जाते हैं, तो वो भी हमको देखने को मिलता है, काफ़ी रिगर है ना? श्वेतांबर, दिगंबर का सीज़न देखने को मिलता है। लेस एग्रेसिव मिशनरी एक्सपेंशन देखने को मिलता है, जितना जो है एग्रेसिव एक्सपेंशन बुद्धिज़्म का हुआ, जैनिज़्म का नहीं हुआ, ठीक है? कॉम्पिटिशन, राइवल ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन भी है, राइवल शमनिक ट्रेडिशन भी उनके साथ कॉम्पिटिशन, ठीक है? एंड क्लोज़ली जो है धीरे-धीरे इट इंटरैक्टेड क्लोज़ली विद हिंदू ट्रेडिशन, और एसिमिलेशन देखने को मिलता है, ठीक है? ये सब रीजन, और रीजनलाइज़ेशन, जैनिज़्म जो है वो पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग रहा किसी पर्टिकुलर रिलिजन और कम्युनिटी के अंदर ही। तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस वजह से जैनिज़्म जो है वो डिक्लाइन कर गया, ठीक है? ये हमने देख लिया। एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन, पहले तो सोशल चेंज की बात करेंगे, जैनिज़्म की वजह से क्या-क्या जो है सोशल चेंज हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो कास्ट, दे चैलेंज द कास्ट, द आइडिया ऑफ कास्ट अटैच्ड टू योर ऑक्यूपेशन। इससे उन्होंने बोला कि आपका जो जगह है सोसाइटी में, है ना? वो आपके कर्मा से डिटरमाइन होना चाहिए, आपके बर्थ से नहीं होना चाहिए। रिचुअलिज़्म, वुमेन, दे आल्सो क्रिएटेड स्पेस फॉर वुमेन मोनास्टिक पार्टिसिपेशन, है ना? सेक्टेरियन डिफरेंस आया तो जो श्वेतांबर वाले लोग थे वो सपोर्ट करने लगे, है ना? मर्चेंट्स को सपोर्ट किया, अर्बनाइज़ेशन को सपोर्ट किया। एथिक्स शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम रिचुअल सैक्रिफाइसेस टू इंडिविजुअल कंडक्ट। एजुकेशन को सपोर्ट किया, जैन मंक्स और इंस्टीट्यूशंस ने प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज को कंट्रीब्यूट किया। लाइब्रेरीज़ बनाई इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? तो दीज़ वर देयर कंट्रीब्यूशन, है ना? इंडियन कल्चर में इन्होंने अहिंसा, प्लूरलिज़्म, लॉजिक जो है वो दिखाया कि अहिंसा करनी चाहिए, जिसको गांधी जी ने भी काफ़ी यूज़ किया, हमने देखा, है ना? स्पिरिचुअलिज़्म, है ना? स्पिरिचुअलिज़्म, प्लूरलिज़्म, अनेकांतवाद जो इनकी हमको देखने को मिलती है, इनकी फ़िलॉसफ़ी। लॉजिक जो है वो रीज़निंग करो, लॉजिक के बेसिस पर यूज़ करो। लिटरेचर का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, इन्होंने लोकल लैंग्वेज में लिटरेचर लिखा तो लोग भी पढ़ पाए, है ना? आर्किटेक्चर, दिलवाड़ा, रनकपुर, ये सब आर्किटेक्चर देखने को, श्रवणबेलगोला में बाहुबली का बड़ा स्टैच्यू देखने को मिलता है ना? स्कल्पचर हमने वो गोमतेश्वरा में देखा बाहुबली वाला, ठीक है? पेंटिंग सितन-वसल में जो है पेंटिंग देखने को मिलती हैं, असेंबलीज़ वगैरह की पेंटिंग देखने को मिलती है, ठीक है? एजुकेशन, मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए इन्होंने काफ़ी सारे, ठीक है? ट्रेड में देखने, मर्केंटाइल ग्रुप इमर्ज हुआ, मर्चेंट्स और ज़्यादा एनकरेज हुए इनके चलते, और टॉलरेंस जो है इन्होंने वो की। बोला ना, अनेकांतवाद में बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। अगर आपको ये समझ आएगा, आपको ये एक्सेप्टेंस आएगी, आपके अंदर ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी आएगी, तो आप समझेंगे कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव होंगे, डायलॉग बढ़ेंगे, है ना? उससे नॉलेज शेयरिंग बनेगी, है ना? और एक इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग हम बना सकते हैं चीज़ों की, ठीक है? ये हमने देखा। इन्होंने एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने लाइब्रेरीज़ एस्टैब्लिश की, टेक्स्ट प्रिज़र्व किए, एजुकेशन को स्प्रेड किया, रीजनल जो है लैंग्वेजेज़ डेवलप हुई, तो ये देखने को मिलता है ना? तो ये सब हमने चीज़ें देखी। वरना के अगेंस्ट ये बोलते हैं कि बर्थ आपका स्पिरिचुअल सुपीरियॉरिटी नहीं बताता, स्पिरिचुअल सुपीरियॉरिटी आपकी बनती है आपके कर्मा से, ये इन्होंने बताया। और गांधी जी के उसमें भी रेलेवेंस हमको देखने को मिलता है, गांधी जी के में रेलेवेंस देखने को मिलता है ना? जैनिज़्म का अहिंसा वाला जो चीज़ है, या स्यायवाद वाली चीज़ है, इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस और नॉन वायलेंस, वो लेटर इंडियन एथिकल ट्रेडिशन पर इन्फ्लुएंस डालती है। गांधी थॉट की ब्रॉडर जो इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट है, वो इसी से कनेक्टेड हमको देखने को मिलता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो है जैन आइडियाज़ ऑफ अहिंसा एंड इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द वाइडर इंडियन एथिकल ट्रेडिशन दैट लेटर प्रोवाइडेड फर्टाइल ग्राउंड फॉर गांधीयन नॉन वायलेंस एज़ वेल, ठीक है? ये सब हमको देखने को मिलता है। प्रेज़ेंट रेलेवेंस अगर हम इसकी देखें तो हमको अहिंसा, अपरिग्रह, यानी कि मटेरियलिज़्म से दूर जाना भी, मोस्टली लोगों को तो कंज़्यूमरिज़्म, मटेरियलिज़्म इतना जो है वो दिक्कत कर रहा
है ना? अहिंसा कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन में काम आती है। स्यायवाद की फिलॉसफी जो कहती है कि मल्टीपल जो है पॉइंट्स है, इकोलॉजी को बताना बचाना, ब्रॉड रिकॉग्निशन ऑफ लाइफ कि सब चीज़ों में लाइफ है, तो आप अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हो। तो जैनिज़्म का आप अपने एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद में एनवायरनमेंटल एथिक्स में भी इट एड्स, ठीक है? प्लूरलिज़्म, डायलॉग, टॉलरेंस, सस्टेनेबिलिटी यानी कि नॉन पोजेशन आपको एक्यूमुलेशन नहीं रखना, इट इज़ रिलेटेड टू अपारिग्रह ओनली, ठीक है? पीस को प्रमोट करना, है ना? और एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट फॉर्म्स ऑफ जैन एस्केटिज्म मे नॉट बी डायरेक्टली एप्लीकेबल इन मास मॉडर्न सोसाइटी। बस एक जो ये एस्केटिज्म बहुत जो स्ट्रिक्ट था, ये एप्लीकेबल नहीं है, बाकी तो सारी चीज़ें हैं वो जो है एप्लीकेबल है। इसमें भी एक चीज़ देख सकते हैं, अब एस्केटिज्म में बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करना था, लेकिन आप उसको माइल्डर फॉलो कर सकते हैं ना, आप सेल्फ रेस्ट्रेंट रख सकते हैं, आप अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रख सकते हैं, है ना? तो अपने आप को कंट्रोल सेल्फ रेस्ट्रेंट तो रख ही सकते हैं, है ना? तो वो जो है वो भी थोड़ा बहुत रेलेवेंट इधर देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये हमने देखा। ब्राह्मणिज़्म के साथ में क्या था ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? या थोड़ा-सा हम जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में देख लेते हैं, क्या डिफ़रेंस है? अम वेट अ सेकंड आई जस्ट या तो जैनिज़्म में महावीर 24 तीर्थंकर थे, बुद्धिज़्म में गौतम बुद्ध वो करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में बुद्धिज़्म को पढ़ रहे हैं और आज ही अपलोड कर देंगे, ठीक है? ये जीव को एक्सेप्ट करते हैं, ये परमानेंट सेल्फ जो है उसको रिजेक्ट करते हैं। कर्मा मटेरियल कार्मिक बॉन्डेज होता है, ये एथिकल और कॉज़ल प्रोसेस होती है इसमें। इसमें एक्सट्रीम प्रोसेस थे, ये थोड़ा मिडल पाथ फॉलो करते हैं। इसमें एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट अहिंसा देखने को मिलती है, यहाँ पे थोड़ा एथिकल प्रिंसिपल थोड़ा बीच का पाथ हमको बुद्धिज़्म में बीच का पाथ दिखता है, इसी वजह से बुद्धिज़्म जैनिज़्म से ज़्यादा जो हमको थोड़ा पॉपुलर होता हुआ दिख जाता है। ये इसमें कोई क्रिएटर गॉड नहीं है, इसमें भी कोई क्रिएटर गॉड नहीं है। आई आई डोंट थिंक सो ये हम जब बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तो हम ये डिफरेंस थोड़ा और अच्छे से देखेंगे, ठीक है? हाँ, तो ये वाला जो डिफरेंस है विल जस्ट रिविज़िट इट, है ना? और कोई दिक्कत होगी या फिर कोई मिस्टेक होगी इसमें तो विल करेक्ट इट, ठीक है? क्योंकि अभी तक हमने बुद्धिज़्म नहीं पढ़ा है, तो वी जस्ट वांट टू ये अपना जीव अजीव वाला जो चीज़ है वो आ गई, ठीक है? या दीज़ आर योर रिविज़न नोट्स आप यहाँ से कर सकते हैं। वी कैन जस्ट नाउ गो ऑन टू क्वेश्चंस या ठीक है। दीज़ आर योर कीवर्ड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 कीवर्ड्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन मैं नहीं लेके आई हूँ। ओके अ, ठीक है तो मैं वैसे ही क्वेश्चन बता देती हूँ शायद आई हैव या फॉरगॉट टू पेज ठीक है। तो कुछ वैसे क्वेश्चन बता देती हूँ। आप फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज़ ऑफ जैनिज़्म उसको डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई जैनिज़्म वाज़ एसोसिएटेड विद मर्केंटिलिज़्म एंड व्हाई जो एग्रीकल्चर है वो उतना कंपैटिबल नहीं बैठा। इस पे आप आंसर लिख सकते हैं। उसके अलावा आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट जैन फिलॉसफी अनेकांतवाद, स्यायवाद के बारे में यू कैन टॉक अबाउट, ठीक है? यू कैन टॉक अबाउट मॉडर्न रेलेवेंसी ऑफ जैनिज़्म एंड जैनिज़्म एसोसिएशन विद गांधी, वो आप लिख सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके मेंस के लिए भी, ठीक है? तो आई बिलीव आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अगर वी हिट अ सर्टेन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड सर्टेन नंबर ऑफ व्यूज़ so I'll make a Telegram channel where I'll upload all the notes of our lecture. And yeah, till then, keep learning and thank you so much for watching.